71 में पुराना ढाका, 71 में पुराना ढाका पर आज का जो मुज़ाकरा हो रहा है, इसका सदर जनाब अबू हुरैरा साहब, कोऑर्डिनेटर रफील इस्लाम साहब, एहतशाम साहब, हुसैन साहब और दूसरे जो हाजिर हैं। दरअसल मैं ढाका के नहीं हूँ और मेरा जन्म भी 71 के बाद हुआ, इसलिए ढाका में क्या गुजरा, क्या हाल हुआ, इसके बारे में कुछ तो तारीख से पता चला, लेकिन बाप दादा से सुनते हुए या आग देखा हुआ ऐसा नहीं मिलेगा। दरअसल दो मुल्क था, इसके पहले तो एक मुल्क था जो हम इंडिया कहते थे। 1947 में तकसीम हुई। तकसीम होने के बाद इतने फासला पर तकसीम दो मुल्क को, दो हिस्सा को लिया गया, जिनमें फासला है 1000 मील से भी ज़्यादा। ये दरअसल एक मुल्क रहने के लिए ये सब बात है कि आइंदा अलग हो जाएगा। वो जिन लोगों ने तकसीम किया था उन लोगों ने भी जानते थे, और हम देखते हैं कि मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान दोनों में लोगों में मज़हब तो एक था, लेकिन कल्चरल और सकाफती जो उमूर है उसमें बहुत सारे मुख्तलफ था। और लैंग्वेज ज़ुबान भी मैं कहना चाहता हूँ, हम यहाँ जबान लिखते हैं, जमन बोलते हैं, लेकिन ये दरअसल सही तलफ़ुज़ है ज़ुबान। और अगर हम लिखेंगे बांग्ला में तो अंतुस्तुजो से ज़ुबान लिखेंगे या उकर को कैंसिल करके ज़बान लिखेंगे, ये सही है। फिर भी अगर जबान लिखना चाहे तो ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ के ज़ुबान बांग्ला और वहाँ के कुछ लोगों की ज़ुबान थी उर्दू, सबके नहीं, लेकिन वो चाहते थे सब इलाका में उर्दू चले। ये दरअसल हम कहते हैं इससे मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत मुखालफत हुआ। ये सियासी बात है। दरअसल हम अगर इंडिया की तरफ देखें तो उसमें भी कौमी ज़बान हिंदी है। हिंदी और उर्दू दरअसल एक ही ज़बान है। जब हम लिखते हैं तो लिखने के बाद ये समझ जाता है ये हिंदी है या उर्दू। तो अगर इंडिया में सारे इंडिया में कौमी ज़बान की हैसियत से हिंदी चल सकता है, तो उस वक़्त उर्दू भी चल सकता था, लेकिन इसको सियासी रंग दिया गया। सियासी रंग देकर उसको कहा गया कि ये मगरबी पाकिस्तान की ज़ुबान है। दरअसल उर्दू की पैदाइश मगरबी पाकिस्तान में नहीं है। सुन लीजिए, उर्दू की पैदाइश मगरबी पाकिस्तान में नहीं है। मैंने उर्दू की जो जन्म स्थान, जाए पैदाइश, इसके बारे में तहकीक किया। तहकीक के बाद पता चला कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास, दिल्ली और दिल्ली के आसपास मीरठ है और यूपी है, ये दिल्ली के आसपास ही में, लखनऊ भी दिल्ली के आसपास ही समझा जाता है। यहाँ के
جو زبان ہے، علاقائی زبان ہے، وہی ہے اردو. وہ دراصل آسان تھا. اپنی جب باہر سے لوگ آئے تھے، مقامی زبان جو ہے اس کو اپنایا. اس میں کچھ اردو فارسی الفاظ، کچھ ترکی الفاظ، کچھ عربی الفاظ بھی ملا دیا، اور کچھ سنسکرت بھی اس میں تھا. تو سب مل جل کر ایک زبان ہوا تھا، وہی ہے اردو. اردو مغربی پاکستان کی زبان نہیں ہے. ہم اردو کو نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے دشمن ہے مغربی پاکستان، اور ایک دشمن کی زبان ہے اردو، اس لیے ہم نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل بات تو یہی ہے، دشمن کی زبان نہیں ہے. وہاں اکثر لوگ، مغربی پاکستان کے اکثر لوگ پشتو میں بات چیت کرتے ہیں. پنجابی بھی ہے، بلوچ، ہاں سندھی بھی ہے. تو اکثر لوگ اردو میں بات چیت نہیں کرتے. سرائکی جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ہم اس علاقہ میں ہم جب بات چیت کرتے ہیں، ڈھاکہ میں ڈھاکائی زبان میں بات چیت کرتے ہیں. جب نوخلی علاقے میں ہم جاتے ہیں تو وہ لوگ اپنی زبان نوخلی میں بات چیت کرتے ہیں. میمن سنگھ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی میمن سنگھ کے زبان میں بات چیت کرتے ہیں. تو سب لوگ اپنی زبان، مقامی زبان میں بات چیت کرتے ہیں. مقامی زبان میں بات چیت کرنے میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ اس کو آٹھ چوک میں یعنی اس کے ٹہرا آنکھ میں دیکھا جائے، بلکہ یہ فخر کی بات ہے. میں بھی جب گاؤں جاتا ہوں تب وہاں جب گاؤں کے لوگوں سے ملتا ہوں تب صحیح تلفظ سے بات کرنا نہیں سمجھتا ہوں کہ یہی میرے لیے فخر ہے، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ مل جل کر، ان لوگوں کے تلفظ سے، ان لوگوں کے ساتھ اگر کہوں تو ٹھیک ہے. گزشتہ کال ہی ایک پروفیسر سے ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اپضلع کا نام ہے پاکندیا. ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو کہا کہ کہاں ہے آپ کا گاؤں، کہاں ہے؟ تو پاکندیا. تو پاکندیا کیوں کہتے ہیں؟ پہندیا کہو، پہندیا. دراصل تلفظ صحیح تلفظ ہے پاکندیا، لیکن جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں پہندیا. تو اگر ہمارے گاؤں کا نام ہے بہادیا، ہاں تو سب لوگ بدیا بدیا کہتے ہیں. اگر میں کہوں بہادیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے تلفظ کر رہے ہیں. دیکھیے ڈھاکیہ کے جو زبان ہے، لوکل لینگویج جو ہے، اس کو ہم اپنائیں، اس میں بات چیت کرنے میں شرم نہیں کریں. اور اگر کوئی کہے کہ یہ پاکستانی زبان کہہ رہے ہیں تو اس کو صاف بتا دیجئے اردو مغربی پاکستان کی زبان نہیں ہے. اردو میں انڈیا کے 8 کروڑ لوگ بات چیت کرتے ہیں. اردو میں انڈیا کے 8 کروڑ لوگ بات چیت کرتے ہیں، اور پاکستان کے صرف 1 کروڑ. اور بنگلہ دیش میں 5 لاکھ آدمی ہیں جن کی مادری زبان اردو ہے. اب آئیے بنگلہ دیش میں ابھی تک کیوں اردو زندہ ہے. میں بنگلہ دیش میں اردو ایک کورس ہے، اس کو پڑھاتا ہوں. تو گزشتہ ہفتے ہی میں نے کہا کہ 5 قسم کے لوگ بنگلہ دیش میں اردو کو زندہ رکھا ہے. 5 قسم کے لوگ. نمبر 1، جب 1608 یا 10 میں ڈھاکہ کو راجدھانی کیا گیا تب دلی سے بہت سارے لوگ آئے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ آئے. تو ڈھاکہ ایسا خوبصورت جگہ ہے جس کو سب اپنایا اور یہی میں بس گیا اور یہی میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا. جب وہ آتے ہیں، دیکھیے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں ان کی مادری زبان سے بات چیت کرتے ہیں.
यहाँ के बांग्लादेश के कोई लोग अगर लंदन में जाए तो अंग्रेजी में तो बातचीत करेंगे दूसरे लोगों के साथ, लेकिन आपस में जब बातचीत करेंगे और वीडियो कॉल में जब घर वालों के साथ बातचीत करेंगे तो जरूर वो बांग्ला से बात, बांग्ला से नहीं, वो मादरी जबान जो है, माँ की जबान जो है, अम्मा खाइसो की তুমি কো শোনো না, কে ভালো করে শোনো না, তোমার কইছি শোনো না ভালো, ये मादरी जबान है, इससे बात। अगर देखें बांग्लादेश के मैंने देखा कि 35 लाख बंगाली वो इंडिया में है, पाकिस्तान में है। वो भी जब बातचीत करते हैं बांग्ला में बातचीत करते हैं। कराची में बहुत सारे आदमी हैं बांग्ला जबान में बातचीत करते हैं। जब जहाँ भी जाए अपनी मादरी जबान को नहीं भूलते, तो इसीलिए जब दिल्ली से कुछ यहाँ लोग आए बांग्ला ढाका में, उनकी मादरी जबान जो है उसको ले आए। मादरी जबान के ले आने की वजह से यहाँ में जब बातचीत करते थे तो उर्दू में, उनकी मादरी जबान जो थे उर्दू में ही बातचीत करते थे। एक गुरु है, दूसरे हैं जो 1947 में तकसीम हिंद हुई, तब पाकिस्तान में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे मुसलमान यहाँ आ गए थे। उन लोगों में सिर्फ बिहारी नहीं थे, हम कह देते तो बिहारी, लेकिन नहीं, सब बिहारी नहीं थे। मगरबी बंगाल के भी कुछ आदमी थे, मुर्शिदाबाद के कुछ आदमी थे, यूपी उत्तर प्रदेश के, और बहुत सारे जगह से लोग भी आए थे। कश्मीर से भी कुछ लोग आए थे, बहुत सारे लोग यहाँ आए थे। तो जब वहाँ वो लोग यहाँ आए तो उनकी मदरी ज़बान जो है उसको भी साथ ले आए, और उसमें भी उसी ज़बान में वो बातचीत करते, जो एहतशाम साहब कह रहे थे या सैयद साहब कह रहे थे, तो उनकी जो मदरी ज़बान है बिहारी वाले के इलाकाई ज़बान है, उससे बातचीत करते हैं। ये दो गुरु। और तीसरा है मगरबी पाकिस्तान से 1947 के बाद जब यहाँ मशरिकी पाकिस्तान हुआ तो कुछ लोग मुलाजमत की वजह से, नौकरी की वजह से यहाँ आए थे। उन लोगों की ज़बान मादरी ज़बान उर्दू थी, और मादरी ज़बान उर्दू होने की वजह से यहाँ आए तो वो भी उर्दू में बातचीत करते थे, और अदबी पारे जो यहाँ लिखे थे वही उर्दू में लिखे थे। चौथा जो है आप लोग जो बिहार वाले कहे या वो पहले आए थे, वो नहीं, जिन लोगों की जन्म यहाँ हुआ लेकिन माँ बाप उर्दू नज़द है, माने उर्दू कहते थे, घर की ज़बान उर्दू है, तो वो उसी वजह से उर्दू को अपनाया। उर्दू को कुछ उर्दू में बातचीत करते हैं, पढ़ने में जब पढ़ते हैं तो बांग्ला मीडियम में पढ़ते हैं या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन घर में उर्दू चर्चा करते हैं। और कुछ लिखते हैं तो कभी बांग्ला से लिखते हैं, कभी अंग्रेजी में लिखते हैं, कभी उर्दू में लिखते हैं। तो इसे भी उन लोगों ने उर्दू को जिंदा रखा। और पांचवी गुरु जो है वो है जिन लोगों ने बाहर यानी देवबंद, नदरतुल उलमा, लखनऊ वगैरह जगह पढ़ने के लिए गए थे, अलीगढ़ पढ़ने के लिए गए थे, दिल्ली पढ़ने के लिए गए थे। जब वहाँ लेक्चर सुने तो वो लोग उर्दू को अपनाया, उर्दू को अपनाया। अब जब यहाँ आए तो उर्दू में चर्चा करने लगा। मैंने भी जब तालिब इल्म था उस वक़्त मेरे उस्ताद जो है उर्दू में लेक्चर देते थे, और अभी तक मदरसों में और कुछ यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी की और रशिया यूनिवर्सिटी, उसमें उर्दू ज़िंदा है, उर्दू में लिखा पढ़ा होता है, तालीम तरबियत की जाती है। और हम जब पर्चा लिखते हैं, स्टूडेंट जो जब लिखते हैं तो उर्दू में लिखते हैं। तो ये 5 गुरु बांग्लादेश में उर्दू को अभी तक जिंदा रखा है। इसमें
पहला नंबर आप लोगों के माँ बाप हैं, आप लोग हैं कि आप यहाँ ढाका आए थे, दिल्ली, कश्मीर और यूपी और दूसरी जगह से आए थे। तो उर्दू में बातचीत करना ये शर्म की बात नहीं। मान लीजिए उर्दू में बातचीत करना शर्म की बात नहीं, बल्कि उर्दू में बातचीत करना फख्र की बात है। सियासी रंग देकर सब उर्दू को दबाना चाहते। देखिए, सिर्फ बांग्लादेश में उर्दू को टेढ़ी आंख से देखा जाता है। लंदन में जाए, अमेरिका में जाए, साउथ अफ्रीका में जाए, सऊदी अरब में जाए, दुबई में जाए, वहाँ सिर्फ उर्दू ही चलता है, सिर्फ उर्दू ही चलता है। बल्कि जो नौकरी करते हैं सब आपस में बातचीत करते हैं, तब उर्दू में बातचीत करते हैं। यहाँ उर्दू में बातचीत करना माना नहीं है। बांग्लादेश के संविधान जो है, दस्तूर जो है, उसमें उर्दू में बातचीत करना मना नहीं किया, बल्कि ये गया अपनी जबान में, मादरी जबान में बातचीत करने के लिए आप हकदार हैं। मादरी जबान में आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, जो भी प्रचार करना चाहते हैं, जो भी नसीहत करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप भी किताब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हमारे संविधान में, दस्तूर में इसको मना नहीं किया, बल्कि आपको इजाजत दे दिया कि सब लोग अपनी जबान में, बांग्ला हमारी कौमी जबान है, ठीक है, लेकिन और भी शायद ये 20-25 जबान है बांग्लादेश में, इलाकाई जबान। इसमें मराठा क्या कहते हैं आप, चकमा भी है, मरमा वाला है, तब वो उसके सिलेट में कुछ लोग हैं, और ये बहुत सारे यहाँ चलती है, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ, चले हम उर्दू को अपनाएं। उर्दू में बातचीत करना फख्र की बात है, शर्म की बात नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू रफीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग को आज़ादी के 85 साल में मनाने के लिए ढकैया उर्दू ज़बान पे जो लोग, हम लोग फेसबुक भित्तिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग सबको आए, तकलीफ़ करके, इतना दूर से मेहनत करके, हम आप लोग सबको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो आप लोग को असल में हम लोग ये ढकैया ज़बान के लिए आप लोग के दिल में माया है, मोहब्बत है, इसलिए आप लोग अपना जो कीमती वक्त ज़ाया करके हम लोग के साथ आए, इसलिए मैं आप सब लोग को, हम लोग का ही ढकैया उर्दू ज़बान की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। आज के जो चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रब्बानी साहब, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, बहुत जेंटल और बहुत तालीम याफ्ता आदमी हैं। उन्होंने आज जो स्पीच दिया, इसको हम कह सकते हैं इट्स एब्सोल्युटली रिसर्च बेस्ड, थॉट प्रोवोकेटिव और वेरी टाइमली। उनका एक तो बादू इंडिया बहुत जगह घूमे और हम देखते हैं उनको, कभी कभी वहाँ से उनका दावत आता, वो जाते वहाँ पर वो अपना पेपर पढ़ते, रिसर्च पेपर लेके जाते, पढ़ते, वहाँ से भी आदमी आता है। उन्होंने हम लोग को भी दावत देते, कभी कभी हम लोग भी जाते हैं। तो ये बहुत तालीम याफ्ता कामयाब आदमी, तो उनका जो आज के स्पीच सुन के मेरा बहुत अच्छा लगा और बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं सबसे पहले मेरा ढकैया भाई जो लोग आज़ादी के जंग में शहीद हुए थे, मैं उन लोगों को याद कर रहे हैं, जिसने भी जिसको खोया, उन सब का हम मग़फ़िरत का दुआ करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोग को जैसे जन्नत में आला मकाम दे। जिन्होंने देश के लिए, अपना वतन के लिए जान दिया, उन सब को आज हम यही
آزادی کے 50ویں سال میں ہم ان لوگ کو یاد کرتے ہیں. تو میرا بھائی احتشام ایڈوکیٹ صاحب نے جو بیان دیا تھا، اصل میں بات انہوں نے صحیح کہا، اور بھی 2 بھائی نے ہم لوگ کو یہ بات کہا، دلاور بھائی نے بھی شاید، کہ اس وقت جتنا ظلم اور ستم شہر کو اوپر دیکھیے، ڈھاکہ کو اوپر دیکھیے گیا. شیخ صاحب کو جو دن پکڑ کے لے کے گیا 25 تاریخ کا رات کو آپریشن سرچ لائٹ جو ہوا تھا، اس کے بعد سے جو وہاں سے راجہ باغ پولیس لائن، ڈھاکہ یونیورسٹی، یہ ہم لوگ کا نیا بازار میں 100 دکان، تب تو میکسیمم دکان سب کاٹ کا تھا، یہی کاٹ کمار کا دکان سب جلا دی، یہ سب یہ ظلم ستم. اس کے بعد کتنا آدمی مارے گا. 2 اپریل کو اس پار میں پھر انہوں نے کریک ڈاؤن کری. میرے سے چینو ہو بیچاری انہوں گئی تھی، وہ میرا خالہ بھی وہاں پری شیلٹر لینے گئی تھی، انہوں بھی وہاں سے اندر گھس گئی، کیوں کر کے کیسے کر کے آدمی بچ کے آیا. تو یہ سب ایک بہت بڑا لمبا داستان ہے. اتنا شارٹ ٹائم میں تو یہ بات آپ لوگ کے سامنے کہا جائے کہ نہیں میں سب اتنا نہیں کہہ دیتے. تو جن لوگ نے سیکریفائز کیا، اور جس دیش کے لیے جن لوگ نے آزادی کے لیے اپنا جان کو بازی رکھ کے مکی واہنی میں گیا، کامیاب ہوا، اور بہت آدمی شہید ہو گیا. جو کامیاب ہو گیا میں ان کو مبارکباد دیتا، جو لوگ شہید ہو گیا میں ان کو یاد کرتے اللہ ان لوگوں کو جنت نصیب کرے. اور جو فیملی سب جن لوگ کھتی گرست ہے، جن لوگ کا بال بچہ جان سے گیا، جو بیٹا گیا اور آیا نہیں، یہ سب ہزار آدمی ہے، فیملی ہے ڈھاکہ کا، جو ہم لوگ ابھی بھی جانتے نہیں. میں ابھی آپ لوگ کے ذریعے سے ہم کہیں گے جو ہم لوگ کو ابھی بھی ان لوگ کو ڈھونڈ کے کھوج کے ایک محلہ میں ان لوگ کا نام کہے تو سریتی فلک لگانا چاہیے. یہ محلہ سے آدمی مسنگ ہے، یہ محلہ سے آدمی مر گیا بیچارہ شہید ہو گیا، یہ محلہ سے آدمی کو ہو گیا. میرا احتشام بھائی نے علادین چھتری والا کے بیٹے کا بات کہا، ہم لوگ بھی بچپن میں سنا ہوا یہ واقعہ. اس کے بعد آپ جلال بھائی کا بھائی کا بات کرے بھی میں نے سنا ہے واقعہ. تو ایسا تو بہت ہے ہسٹری، ابھی بھی آپ کلیکشن کر سکتے ہیں، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی آپ کتنا ہمارا ڈھاکہ کا بھی کتنا بھی شہید ہوا اس کا بھی آپ ریکارڈ نکال سکیں. لیکن آپ جو دیری کریے گا چیز تو آپ پائیے گا نہیں، منی آتھینٹیکیٹڈ ہوگا. ابھی بھی ٹائم ہے. میں گزارش کریں گے جوٹوں کو سرکار یہ بارے میں غور و فکر کرے. تو دیکھیے آزادی لانا اٹھو جتنا مشکل ہے اس سے بیسی اس کو برقرار رکھنا اور بھی زیادہ مشکل ہے. دنیا میں بہت ابھی دیکھیے چاروں طرف نظر گھما کے بہت کنٹری ہے ابھی تک آزادی کا جنگ لڑی رہا. سیریا میں جا کے دیکھیے، کشمیر میں جا کے دیکھیے، فلسطین میں جا کے دیکھیے، اس کے بعد یہ لیبنان میں جا کے دیکھیے، پھر بہت سارا کنٹری ہے ابھی تک آزادی کے جنگ ہی لڑ رہا ہے. رشیا کے کچھ انچل میں ہے. تو میں منگتے جو دیکھیے ہم لوگ کو آزادی ملا، اس کو ملیان کرنا لگے گا، اس کو ایویلیوشن کرنا لگے گا. آج دل و جان دے کے مین مدعا ہوا آرتھونیتک سمرتی، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، اقتصادی جو معاملات اس کو سدھارنا. کوئی غریب رہے گا، کوئی بڑا آدمی رہے گا، نو، یہ تو شخص آپ کا یہ تھا نہیں. ہر آدمی، ہر قسم کا آدمی کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے. اس کا بات کرنے کا رائٹ، اس کا بولنے کا رائٹ، اس کا کاروبار کرنے کا رائٹ، اس کے ایک جگہ سے ایک جگہ جانے کا رائٹ. یہ تو ہم لوگ کا جو دستور ہے اس کو کہا جاتا ہے سنویدھان. سیکرت ہو، کوئی آدمی پراپرٹی خریدے گا، کوئی آدمی کچھ کرے گا، ہر قسم کا. وہ جی میرا بھائی وکیل صاحب گل لہلا رہا ہے، ہر کسی کو سمان اس کو سوچو. آپ جو بھاشا آپ کا جو لینگویج آپ اس میں بات کرے گا، کسی کا کیا ہے. میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتے کہ جو تھوڑا آگے پروفیسر صاحب نے کہا، جو وہ جب گاؤں جاتے، گاؤں کا آدمی کے ساتھ ان لوگ کا جو آنچلک بھاشا میں بات کرتا ہے، نہیں بات کرنے سے تو مائنڈ کرے گا. انہیں تو پروفیسر ہے کہ جتنا ہم کو بچہ پتا ہوگا نا، ان کا دل میں چوٹ لگے گا. میں نے ایک واقعہ سنا بہت سا لگے کے بعد. امرتیہ سین نوبل لوریٹ، ان نے جب نوبل وہاں سے پایا تو اپنی ماں کو فون کریستا، ماں আমিনা নোবেল পুরস্কার পেয়েছি. उसकी माँ मुझे जवाब दे रही है, बाबा तू की खेचिस. माँ बंगला में उसको कह रही है कि बाबा तुमने खाए हो, नोबेल जो पाए हो, इसका पूछ रही नहीं. तो माँ का ममता कितना बड़ा चीज, और उसका लैंग्वेज उसका देखिए अपना माँ को. सर ने बहुत अच्छा तरीके से, आप लंदन जाइए वहाँ का आदमी से बात करेंगे अंग्रेजी, बट आपका जो अपना रिश्तेदार है, अपना जो जिसके पास आप गए जहाँ रह रहे, वहाँ तो आप अपना
जो आपका लैंग्वेज है मदर टंग उसमें बात करिएगा। तो मैं आप लोग को ज़्यादा वक्त लेंगे नहीं, लास्ट में एक बात कह के मैं छोड़ देंगे। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर एकदम लंदन गए थे, ये भाषा को जो मैं कह रही हम लोग जो भूल जाते, भूलने का जो कितना बड़ा खेसारा रविन्द्रनाथ ठाकुर का ये वाक़या सब लोग सुनिए। तो जाने का बात है वो उसका एक रिश्तेदार ने उसको दावत दी मेरा घर में आप आइया थे, আপনি আমার বাসায় একটু যদি দুপুরবেলা আহার করতেন। तो कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर उनका मकान नहीं किया। जाने का बात है कोई आदमी उनको कह रहा जे मैं आपको बांग्ला नहीं कहते यार क्या उनको तो वहाँ पर कैसे जे আমি তো দুঃখিত বাংলা ভাষা আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারবো না, আমি আমার মাতৃভাষাটা ভুলে গেলাম, তো আমি আপনার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলবো। ওনার কাছে ঠিক আছে ওয়েল ओके तुमने जैसा इच्छा तुम कहो। तो जब खाना खाने का बाद जब बात करने का बाद कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार प्राप्त इतना बड़ा ज्ञानी पंडित आदमी उससे बात कह के आया বদ্যমশাই নিজের মাতৃভাষাটা তো ভুলে গেলেন, इंग्रेजीটাও তো ভালো করে শিখলেন না। आप लोग सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जो हम लोग भी किंतु वही जगह में न चले जाए ये थोड़ी सोचिएगा। मैं जो हम लोग का आज के प्रोफेसर साहब ने जो बात को कहा था, जो ये लैंग्वेज मैंने मेरा माँ को, मेरा बाप को, मेरा खाला, मेरा फुप्पू, मेरा मामू, मेरा मोनी, मेरे गोष्ठी में फ़कत एक मेरा खालू बात है, सबकी हम हो गई ढकैया ये लैंग्वेज उर्दू यही भाषा में हम बात करते छोटा को से हम बोलते क्या है। और मेरा दादी फारसियन थी, फारसी। मेरा जो नाना महमूद सरदार ये पंचायत सिस्टम और ढाका किताब में देखिएगा उनका नंबर में सीरियल है। वह हाकिम थे जो मजिस्ट्रेट जिसको अभी के ज़माने में कहा जाता, उन लोग फारसी जानते थे। फारसी 1926 में हज करके आए थे। तो मेरा कहने का मकसद क्या था, जो उस ज़माने में जो हुजूर ने जो बात कहा कि मुग़ल दौर में जब वहाँ से जब आदमी लोग को तो दायित्व दिया जाता था, फर्ज करिए जो इस्लाम खान चिश्ती को जब बोले जाओ तुम हो जाओ, तो वो तो अकेला आया नहीं, उनका साथे आया कौन कौन, उनका साथे आया उनका लाव लश्कर, अमला फैला, उजीर नाजेर, शिकदार, कोतवाल, खानसमा, बावर्ची, ये एक तो लटभर पूरा वो अपना पूरा आदमी को लेके वहाँ आते थे। फिर जब उनका पोस्टिंग से फिर जब उनका तबादला हो जाता ट्रांसफर, तो ये लोग सबको लोग जाता था नहीं, कोई रह जाता था कोई चले जाता था। तो जो रह जाता था एक तो बात है बंगाल का जादू, मैंने हम हो गई जो बांग्लादेश तथा ये पूर्व बंगो ये इलाकों का इंसान का दिल बोले बहुत ही नरम, मट्टी जैसा नरम, दिल भी वैसा नरम, मट्टी जैसा उनका दीन धर्म भी वैसा। आप कोई इंसान को जोड़ करके धर्म में ला सकता नहीं। ये तो क्यों हुआ, जो इंसान का अखलाक सारी, तुम इसको तो मस्जिद में घुसने देता, मेरा उसका साथ खाते लेके खाने बुलाता, वो तुम इसको छुई छूत कर कहता कुछ नहीं, लेकिन वो तुम इसको ऐसा कहता, वो तुम इसके बारे में कुछ देता नहीं। मैं आपको इशारतन समझा रहे हैं, चीज़ तो बूझने का कोशिश करिए। सूफी औलिया लोग आए, दीन का तरबियत लेके आए लोगों के अंदर प्रचार करने के लिए, तो भैया ये चीज़ तो देखो सही नहीं है, तुम्हें अच्छा लगे, मुँह से कुछ कहता नहीं, उसको कहता खामोश तबलीग। भैया मेरा अमल प्रमाण करेगा जी, मैं अच्छा लगे तो मेरा साथ आके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करी, सबसे सच्चा और अमीन आदमी तो वो। अल्लाह ताला ने सोचना बड़ा आदमी को नबी बना देता, नो, अल्लाह ने किसको चूज करी, प्रॉफिट मोहम्मद को कहा वो इस समाज में सबसे अल अमीन हुआ सादिकुल अमीन, उसको अल्लाह ताला ने चूज करी कि ये आदमी सबसे अच्छा है, इसको दो ये जिम्मेदारी। तो उन्होंने वहाँ पर इंटरव्यू प्रो कर दी। तो हम लोग बांग्लादेश का आदमी भी तो 1000 साल आगे बहुत होता है यहाँ पर, तो क्यों हम एक भाषा का आगे पहले लैंग्वेज का आगे पहले धर्म में आइए, क्यों आए, क्यों क्या हुआ, मारामारी हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, हला जो एटो हुआ उठो हुआ, उनने उसको मारते मारते ये सब होते होता इंसान तो शेप में आया, तो सभ्यता आया, तो सभ्यता का विकास हुआ। और हम लोग ये देखिए ये जो हम लोग ये जो भाटी अंचल इसको कहा जाता है, उर्दू में क्या कहते हैं इसको, भाटी अंचल को। दरिया, इंसान का दिल सादा दरिया जैसा बड़ा दरिया, किंतु नदी जिसको कहता, नदी को कहा जाता ये तो माँ तुल्लो, तो मेरा माँ का तरह नदी, नदी में जितना सब चीज जाके बाकी सब साफ सफा हो जाता, ऐसा इंसान का दिल भी तो दरिया का तरह। हम का दिल बहुत बड़ा, हम इंसान को, अब हम एक तो बात सोचिए ना, बांग्लादेश का 64 जिला, हम हुए एक तो जिला बात देखिए 63 जिला कहते ढाका में रहता नहीं, हम किसी कुछ कहते हैं मैं अपने बारी की लेन
ना कभी कहने गए नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी पूछा उसको मैं आप देख कह आप जान चले हम कभी उसको कहने गए नहीं, बल्कि हम लोग के बारे में दादर से उसको बुलाते भाईजान আসবেন কালকে আমার সাথে দাওয়াত আছে, वो भी खुशी होता। तो यही एक तो चीज़ आप देखिए ये ढाका का अंचल में आप देखिए कोई मारामारी काटाकाटी है नहीं, पड़ोसी में कोई के साथ नाकतफाकी नहीं। वजह क्या, मैं यदि ठीक रहेंगे तो मेरा पड़ोसी भी ठीक रहेगा, मेरा यदि रिलेशनशिप मैं उसके साथ अच्छा रखेंगे वो भी मेरा साथ अच्छा रिलेशन रखेगा। तो ये बात तो मैं आप लोग कहने मग रहे थे जो मैं ये हम लोग ने ये इनिशिएटिव तो लिया, इसका जो मेन जो भाई है मेरा नज़ीर भाई जो बेचारा कनाडा में रहते, उनको मैं बहुत शुक्रिया दे रहे हैं। और हम लोग का जावेद भाई जो लंदन में रहते मतलब अनुष्ठान में आए थे, प्रोफेसर साहब भी थे, तो ये दो भाई का बहुत इंतहा कोशिश का बावजूद आज हम लोग ये सेक्टर नया करके हम फिर से एक तो जिसको बांग्ला में कहा था पुनर्जागरण, जैसे हम लोग फिर से नया एक तो यह पाया, हम लोग हिम्मत आया, हम लोग बल पाया, तो बल बूता में हम जैसा खड़ा हुए। यही बात भी मैं कहने के लिए आपसे 2 मिनट टाइम मांग के लिया, तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कोई बात नहीं थी, आप लोग का दिल आज़ारी हो तो मेहरबानी करके माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग सबको मेहनत तकलीफ करके इतना कष्टों करके आए ये प्रोग्राम में, हम लोग का प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया। ए भाई আপনি আসছেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি অনেকক্ষণ থেকে এখানে আছেন, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जब प्रोग्राम होगा आप लोग इंशाल्लाह दावत देने से आप लोग आइएगा। मेनी मेनी थैंक्स वंस अगेन, अस्सलाम। आज के महफिल में जावेद भाई, नज़ीर भाई, इन लोग परदेश में रह के भी जो हम लोग को इतना इनकरेज कर रहे, ढाका का ज़बान लेके इन लोग इतना सोचते, हम लोग को हमेशा इनकरेज करते, तो उन लोग को भी शुक्रिया यहाँ से हम लोग जना रहे हैं। और इतना दूर से जिन लोग तकलीफ़ करके यहाँ पर आए आज का ये महफिल में, बांग्लादेश आज़ादी का 50 साल जीत का गोल्डन जुबली महफिल को सक्सेसफुल